हे वेलकम बैक मेरे प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों से वादा किया था, बताया था, इस स्टार इंग्लिश चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए क्लास 11, 12 या फिर इसके ऊपर भी जाएंगे आप क्या ग्रेजुएशन के लिए सारे टीचर को मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पर ला रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि अभी देखा आप लोगों ने देखा यहाँ पे बायोलॉजी के अभी जो सर पढ़ा रहे हैं सुभाष सर, ठीक है, और मैं तो इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को सेवा दे रहा हूँ। और इसके अलावे मैंने बोला था फिजिक्स के लिए, मैथ के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी होइएगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे आज मैं आप लोगों के सामने ऐसे शिक्षक को, ऐसे टीचर को ला रहा हूँ, ध्यान देंगे, जो पलामू से वर्षों वर्ष यहाँ पे छात्रों को क्या सफलता के मार्ग पर ले जा रहे हैं। वो ध्यान देंगे पलामू की जाने माने सहिंसा, ठीक है, वो है मैथ का बादशाह, वो है आपका सिंटू सर। ठीक है, सिंटू सर यानी ब्रिलियंट एकेडमी, आपके आबादगंज में इनका ऑफलाइन क्लास चलता है। ठीक है, तो अगर जो लोकल बच्चे होंगे, ठीक है, आकर के सिंटू सर से ऑफलाइन क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक कि जो अब ऑनलाइन की जहाँ बात किया जाए तो आप लोग के लिए ऑनलाइन आज से पढ़ाने आ रहे हैं सिंटू सर ब्रिलियंट एकेडमी। ठीक है, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों आप लोग ध्यान देंगे, जितने क्वेश्चन करना होगा आप इनसे क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, अब तो देखिए ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, पढ़ाने के बाद ही आप लोग बताएंगे कि हाँ आपको सर कैसा लगे, मतलब देखने में नहीं पढ़ाने में, है ना। ध्यान देंगे, तो आज से आपका चलेगा मैथ का सीरीज, जिसमें पढ़ाएंगे सिंटू सर जैक बोर्ड का सबसे पहले पढ़ाएंगे मॉडल सेट, है ना, मॉडल सेट, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिंटू सर ब्रिलियंट एकेडमी से, और मैं क्या परिचय दूं, एसपी गुप्ता सर जी ने मेरे बारे में आप सभी को बता ही दिए। और जैसा कि आप सभी इस स्टार इंग्लिश चैनल पर कमेंट कर रहे थे कि सर मैथ्स के लिए किसी सर को लाइए, मैथ्स के लिए लाइए, तो इन्होंने हमें अप्रोच किया कि सर आप मेरे चैनल पे आइए और बच्चों को थोड़ा मैथ्स को डील कर दीजिए, जो जैक बोर्ड ने क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया है उसके ऊपर। मैं सभी जितने भी आपका एनसीईआरटी का जो भी चैप्टर है वो सारा चैप्टर मैं कराऊंगा, पूरा कोर्स कराया जाएगा, मतलब पूरा कोर्स कराया जाएगा। अब इस चैनल को हम लोग बहुत ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, ठीक है, और आप सभी का सपोर्ट रहा तो हम लोग ऊपर जाएंगे, ठीक है। इसलिए आप सब सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट करने में कमी मत कीजिए। और जब हम सब जो भी वीडियो बनाते हैं आप सभी उस वीडियो को अगर देखते होंगे तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और हमें सपोर्ट कीजिए यार, सपोर्ट कीजिएगा। बगैर सपोर्ट के कोई आगे नहीं बढ़ता है। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपके पीछे आपका सपोर्ट करने वाले आपके फैमिली है। अगर आपको सपोर्ट वो नहीं करेंगे तो आप उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाइएगा जहां आप पहुंचना चाहते हैं। अभी आप क्लास 11th में हैं, 12th में हैं, और आपका एग्जाम मार्च में होना था, बट मुझे जहां तक उम्मीद है वो एग्जाम अब मार्च में नहीं होगा, अप्रैल के लास्ट या मई के फर्स्ट वीक में होगा। इसलिए आप जो है अच्छे ढंग से अभी से प्रिपरेशन कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट्स का, और अच्छा से अच्छा मार्क्स करने का कोशिश करें, और कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे। आपके जैसे बच्चे ही करते हैं, हम भी किए हैं, आप भी करेंगे। कोशिश करें, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। इसलिए आप कोशिश करें और अच्छा से अच्छा मार्क्स लाने का कोशिश करें। अपने गार्जियन के बातों पे, जो उन्होंने आपके ऊपर विश्वास करके आपको इस शहर में भेजा है कि मेरा बच्चा कुछ अच्छा करे, उस बात पे आप खरा उतरे, उनका दिल ना टूटने दे, ठीक है। क्योंकि अभी आप क्लास 11th में है, क्लास 1 से लेकर 12th तक आपके जो भी पेरेंट्स हैं वो आपके पीछे रहते हैं। सपोज कीजिए आप अभी यहाँ पर हैं, ठीक है, और आप अभी यहाँ पर हैं और आपके पेरेंट्स लोग यहाँ हैं, तो इनका नजर आपके तरफ है। अभी क्लास 12th तक इनका नजर आपके तरफ है। आप जो भी बोलेंगे ये सारा चीज करने के लिए आपके लिए रेडी है। बट कंडीशन यहाँ ये आती है कि जैसे आप क्लास 12th क्रॉस करते हैं, आपके आगे के पढ़ाई के लिए ये जो है पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पाते 100%। हाँ, फिर भी आपको ये 50%, 30% हेल्प करेंगे। इनके पास भी परेशानियां होती है कि इनके पास भी बहुत सारे हैं, जैसे आप हैं, तो आप सिंगल होंगे तो बात अलग है। सिंगल जो रहते हैं वो तो बहुत कुछ करते हैं, उनके लिए वो तो सिंगल है, जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन मानिए इनके अगर 4 बच्चे होंगे, 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, तो आपके साथ साथ और को देखना है जो आपसे पीछे हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि अच्छा से अच्छा क्लास 12th तक अपना बेस मजबूत कर लें, और जहां अभी है उससे आगे जाने का कोशिश करें। ऐसा नहीं कि आज हम डाल्टनगंज में हैं और कल
पढ़े और बोरिया बिस्तरा बांध के घर चल गए। चला ऐसा करेगा तो जाएगा बोरा में, ठीक है। इसलिए अच्छा से पढ़ो, कुछ करो। तो ज्यादा हम बातों को लंबा नहीं खींचते हुए, बीच बीच में बातें होते रहेगी, हम सब हंसते रहेंगे, ठीक है। तो आते हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर पे। और आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आप देखेंगे स्क्रीन पे क्या है। और मैं इसका फोटोकॉपी नहीं निकलवाया हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं कल ही आया हूँ रांची से, अटेंडम यहाँ आना पड़ा मुझे, इसलिए पीडीएफ मेरे पास है। मैं यहाँ से ही क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा देख देख कर। तो बहुत दूर है यार। तो सेक्शन ए, यहाँ पर सेक्शन वाइज दिया हुआ है मॉडल क्वेश्चन पेपर में। तो सेक्शन ए में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पर 30 क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन 1 मार्क का होंगे। इसलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और बेसिक के साथ करेंगे। ऐसा नहीं कि टिक आउट कर लेंगे और आपका काम हो जाएगा। आप जो है उसको पकड़ें कि वो किस तरीके से हमें और दे सकता है क्वेश्चन, है ना। तो पहला क्वेश्चन इस स्क्रीन पे आइए, मैं लिखने जा रहा हूं। और पहला क्वेश्चन है कि f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x इज अ फंक्शन, इज अ फंक्शन। अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। आपके पास ये मॉडल क्वेश्चन पेपर होगा, मैं ऑप्शन यहाँ पे लगाऊंगा, आप वहां पे लगा लेंगे। मैं चारों ऑप्शन नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x दिया है इज अ फंक्शन। मतलब एक ऐसा फंक्शन है, आपके पास ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर पहला है मॉडुलस फंक्शन, दूसरा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तीसरा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ दीज। अब देखिए यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो सबसे पहले जो भी आपको ऑप्शन आते हैं, चलिए एक ऑप्शन लेकर मैं आपको समझाता हूं इस बात को कि कैसे आप ऑप्शन को ढूंढेंगे। तो नंबर 1 है मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। नंबर बी है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नंबर सी है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और नंबर डी है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज मीन्स इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं। अब देखिए ये है मॉडुलस फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये है नन ऑफ दीज। तो अब बात को समझिए। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप क्लास 11th में अगर पढ़े होंगे अच्छे ढंग से, क्लास 11th का सारा टॉपिक, तो आपको पता होगा एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो हमारा होता है कुछ इस तरीके से होता है। f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में पैक होता है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है। अब आप बात को पकड़िए, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और इसका आंसर जब भी आता है तो इंटीजर में आता है। नाम समझिए, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है, मतलब नाम तो बड़ा है लेकिन काम छोटा है। ये जितने भी इंटीजर वैल्यू देता है सब लेफ्ट में देता है, राइट में नहीं देता है। जैसे हम 1 है और इधर 0 है और यहाँ मान लीजिए 2 है, और हम आपसे बोल दिए कि आप बताइए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0.1 का वैल्यू क्या होगा। तो आप जो है 0.1 का ये पूछ रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो आप इसको लेफ्ट में बताएंगे, राइट में नहीं। जैसे मैं बोल दूं यहाँ नंबर सपोज कीजिए -5 है, मैं आपसे बोल दिया कि -4.1 क्या होगा, ठीक है। तो आप यहां से लेफ्ट वाला सपोज कीजिए आपके पास यहाँ 4 है, ठीक है, तो -4.1 क्या होगा। तो देखिए इससे आगे ये पहुंचा दिया आपको, ठीक है, -4.1 मतलब इधर यहाँ पे आ गया ना, इधर तो नहीं है। तो इससे पीछे हमारा कौन सा नंबर है, ये -5 है, ठीक है, तो ये आंसर होगा। तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ इसमें है स्क्वायर ब्रैकेट में, तो ए वाला जो ऑप्शन मेरा है, ए ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। आप इसको देखिए और इसको देखिए, बहुत अंतर है, तो ये ऑप्शन कट आउट, ए ऑप्शन आप नहीं लेंगे, ठीक है। अब बात आती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मींस हिंदी में अगर हम लोग बोले तो ये है चरघाती फंक्शन।
और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ इस तरीके से होते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है यह। तो ये वाला ऑप्शन तो मेरा हो नहीं सकता है, क्योंकि आप यहाँ पर देखें मॉड एक्स लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कहानी समाप्त हो गई। अब आपका ऑप्शन 2 आता है, एक मॉडुलस फंक्शन, एक नन ऑफ दिस, मतलब ये कोई नहीं, ये बोलता है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर एक मॉडुलस फंक्शन है और ये मॉडुलस फंक्शन ही है हमारा मॉडुलस फंक्शन कहने का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, जो एब्सोल्यूट वैल्यू देता है ऑलवेज पॉजिटिव देता है, निगेटिव कभी नहीं देता है, ठीक है। तो हमारा यह जो है मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है, कैसा फंक्शन दिया हुआ है, मॉडुलस फंक्शन। तो इस क्वेश्चन को ज्यादा डिटेल से नहीं करते हुए हम थोड़ा थोड़ा बातों को बताते चल रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, कि आपका ऑप्शन किस तरीके से दिया हुआ है, आप ऑप्शन को किस तरीके से ढूंढेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से ऑप्शन था और ये एक मॉडुलस फंक्शन है, और ये जो आपका फंक्शन दिया हुआ है ये हमारा मॉडुलस फंक्शन ही है। तो इसको ज्यादा हम डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करते हुए हम थोड़े थोड़े बातों को समझा रहे हैं, आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, आप बातों को समझिए, ठीक है। और यह हमारा मॉडुलस फंक्शन है, इसलिए इसका आप जो ऑप्शन लगाएंगे वो ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले क्वेश्चन आप समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन तो पढ़ने के लिए हर लोग पढ़ते हैं यार, लेकिन समझते सब लोग नहीं है, ठीक है। पढ़ने के लिए सब इंसान को पढ़ने आता है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन समझिए। ये बोला हुआ है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स देन एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू व्हाट, मतलब क्या होगा। ऑप्शन आपका चारों यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन है 3/2, दूसरा ऑप्शन है 2/3, तीसरा ऑप्शन है 1/2 और ऑप्शन नंबर डी है 5/2। तो देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा होगा चेला, थोड़ा यार देखो, तुम भी देखो क्या होगा, थोड़ा कोशिश करो और पेन लेके बैठो, पेन और कॉपी अपने साथ में रखो। तुम इतना ब्रिलियंट नहीं हो, ब्रिलियंट एकेडमी के जैसा, नहीं तो ये देखने का तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ता, ठीक है। इसलिए साथ में पेन रखो, कॉपी रखो और नोट डाउन करते जाओ, मैं क्या बोल रहा हूँ, किस तरीके से समझा रहा हूँ, अपने माइंड में थोड़ा उसको बैठाओ कहीं पे मेमोरी में। भगवान इसको यूज करने के लिए दिया है, यूज करो। खा के सूतो मत, इस रात भर सूत रहे हैं, ठीक है, फाय फाय कर रहे हैं। इसलिए देखो इस क्वेश्चन को क्या ही बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब तुम बात को समझो यार, ये बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, मतलब यहां पे अगर एक्स है तो देखो यहां एक्स है, बाटा, तुम बाटा बोलते हो ना यार, हमको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन देखो बाटा 1 प्लस एक्स, ठीक है। अभी बोलते हैं कि आप बताइए कि एफ ऑफ 2 क्या होगा, मतलब हम इसमें 2 डालने जा रहे हैं। क्या डालने जा रहे हैं, 2, ठीक है। तो देखो यहाँ 2 डाल रहे हैं, अब बात को समझो, यहाँ x है तो यहाँ x है, यहाँ 2 है तो यहाँ क्या जाएगा, 2 जाएगा, तो ये आ गया 2 बटा, अब देखो यहाँ 1 है, 1 प्लस है प्लस, अब यहाँ x है तो यहाँ भी x बैठल है ना, देखो ध्यान से, तो यहाँ पर 2 डाल दिए हम, ठीक है। अब तुम जोड़ तो आता है ना, कि वो नहीं आता है, पूरा पूरा बोरे में है, निकलने का कोशिश करो, समझ गया। तो देखो ये 2 है और 1 और 2 जोड़ेगा तो ये 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखो तो इनमें कोई नजर आ रहा है तुम्हें चला यार, हाँ नजर तो आ रहा है, देखो ये वाला, तो ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, आप गौर फरमाइएगा, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। तो देखिए आप जो है साइन इनवर्स एक्स cos इनवर्स, जब आप ITF पढ़े होंगे, ITF मीन्स बोलूं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, तो वहां पे जितने भी हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो सभी का इनवर्स निकाला गया है वहां पे, ठीक है। तो सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का जो इनवर्स है वो सबका अपना अपना प्रिंसिपल वैल्यू बनाया गया है, कि ये पहले कहाँ पे अपना वैल्यू जो है अपने रेंज में लेकर आया है, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू बोले तो इसका फर्स्ट वाला रेंज जहां पे अपना पहला वैल्यू देता है, तो वहां पर आप पढ़े होंगे कि कॉस इनवर्स, ठीक है। जैसे यहां पर आप इसमें कोशिश करें कि इसमें क्या ऑप्शन हो सकता है, ट्राई करें। तो देखिए हम बताते हैं इस क्वेश्चन को क्या है। क्वेश्चन है कि कॉस इनवर्स 1/2, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले ना, इनवर्स में कोई भी साइन इनवर्स हो, कॉस इनवर्स हो, टैन इनवर्स हो, सेक इनवर्स हो, कॉसेक इनवर्स हो,
तो बाहर में जो बैठा हुआ है, जैसे बाहर में यहाँ मेरा कॉस इनवर्स बैठा हुआ है, क्या है, कॉस इनवर्स, तो अंदर में आप कॉस से ही बात करेंगे, ठीक है, कॉस इनवर्स से नहीं, कॉस से। यहाँ इनवर्स है तो यहाँ कॉस से बात करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ कॉस होता तो यहाँ कॉस इनवर्स से बात करते, लेकिन क्वेश्चन चेंजिंग होता, इस टाइप में नहीं होगा वो क्वेश्चन। तो आप समझिए कि कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू होता होगा, सबसे पहले कितना डिग्री का ये वैल्यू है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये कॉस इनवर्स, कॉस में यह 60 डिग्री का वैल्यू है, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, π/3 लिखते हैं, ठीक है। अगर इसी को हम 60 डिग्री भी लिख देना तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप काम करेंगे, ठीक है। तो कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू है, कॉस में चला, कॉस में, तो कॉस में 60 का वैल्यू है, 60 को हम लोग रेडियन में π/3 लिखते हैं, तो इसे हम लिख लेंगे कॉस π/3, ठीक है। अभी ये फार्मूला तो तुम पढ़ा होगा ना कि कॉस इनवर्स कॉस x इज इक्वल टू x होता है, और यह x बिलोंग्स करता है, इसके रेंज जो है, इसका रेंज क्या है, 0 से पाई, ठीक है, जिसको कि प्रिंसिपल वैल्यू बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें जो भी ये वैल्यू देगा इसका प्रिंसिपल वैल्यू होगा कॉस इनवर्स का। तो यहाँ देखो इस फार्मूला को अप्लाई करेगा तो ये क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस x इज इक्वल टू x, मीन्स यहाँ से π/3, यहाँ x था, x निकला, यहाँ π/3 था, π/3 निकला। तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, क्या होगा, चला देखो क्या होगा, बताओ, कुछ तो करो, 2 साल में झाल झोर लेगा खाली शहर में रह के, यार कुछ पढ़ो, कुछ पढ़ा है तो दिमाग लगाओ इसमें, समझ गया। अब कॉपी किताब लेके बैठो, बार बार कर रहे हैं, ठीक है। बकलोल ना तो मारेंगे, बकलोल लोल पर ना तो जाके चढ़ेगा पोल पर, अब वहां से गिरेगा बोरा में, हम नहीं बचाएंगे तुमको, समझ रहे हो ना। एग्जाम देगा तो जाएगा बोरे में, इसलिए पढ़ो ध्यान से। देखो ये क्या है, बोल रहे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होगा। देखो भाई ये तो हमारा जो पढ़ा होगा तुम ना, अब यहाँ हम यार सोल्यूशन झूठ मूठ के लिख रहे हैं, सिर्फ देखो यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है, क्या होता है, π/2 होता है। इसी तरह से जब हमें मिल जाएगा ना कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, तो ये भी चला π/2 होता है, ठीक है। और ये भी अगर तुम्हें मिल जाए कि सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक, अच्छा यहाँ चला छूट रहा है, तू हंसना मत, बुड़बक क्या समझ रहा, मास्टर में छोड़ दिया, अरे छूट जाता है यार। सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, ठीक है। ये तीनों फार्मूला तू रट लेगा, ठीक है, तीनों में से कोई आ सकता है, ये मत समझो कि दे दिया जो मॉडल सेट में तो यही देगा, ठीक है। वो तुम्हें सचेत कर रहा है कि इस टाइप में हम कोई भी दे सकते हैं तुमको, ठीक है। तो देखो अब इन तीनों फार्मूला को तुम रट लेगा, ठीक है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2 और सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x π/2। ये तो हम समझ गए कि इसका आंसर π/2 होने वाला है, ठीक है। डायरेक्टली ये फार्मूला ही पूछा जा रहा है। अब इन तीनों फार्मूला को आप याद रखेंगे, इन तीनों में से कोई भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ऐसा चला तो मत सोचना कि यह अतुर यार हुआ मास्टर हुआ तो बता दो, अब हो गलो हमारा काम, 1 नंबर हो गलो, ऐसा नहीं है। इन तीनों में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। इसलिए आप इस तीनों फार्मूलों को याद रखेंगे, ठीक है। और एक हमें जहां तक उम्मीद है एक आएगा ही इसमें से, इसलिए आप इस तीनों फार्मूलों को याद रखें। हाँ एक बात और कि आप यहाँ पर घबराएंगे नहीं। देखिए ये वाला चीज कॉस को पहले वो कर सकता है, साइन को इधर ला सकता है। देखिए ये है ना, इसको पहले कर देगा, इसको बाद में कर देगा, तब पर भी π/2 होगा, आपको बकाना नहीं है, ठीक है। क्योंकि 2 और 5 जोड़ेगा तो 7 होगा, अब 5 और 2 जोड़ेगा तो 7 होगा, चला ठीक है। तो ये क्वेश्चन को समझ गया होगा, π/2 होगा, ज्यादा हम क्या एक्सप्लेन करें इसमें। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर बात करते हैं। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स। ये बोल रहा है कि A इज इक्वल टू है मैट्रिक्स 3 5, ठीक है, 6 -4, ठीक है। हम कॉलम वाइज इसको रीड कर रहे हैं। तो बोला है कि 2A का वैल्यू क्या होगा, 2A का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए कुछ नहीं बोल रहे हैं इसमें आप 2 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2A हम निकाल रहे हैं, A इज इक्वल टू यह मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स में भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 5 6 -1 4 है।
अब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या आएगा, थोड़ा कॉपी कलम लेके बैठा है ना, ट्राई करो इसको। ऐसे बैठ गया, दांत दिखा रहा है बुड़बक। मेरा दांत मत देखना, हम तो पढ़ाई रहे, दिखबे करेगा। तू सूत के देख रहा होगा, सूतो मत, उठ के बैठो। देखो मल्टीप्लाई करो, ये क्या होगा, 3 2 जा 6 और 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और 2 4 जा -4 जा -8। ठीक है, मतलब समझो, 4 जा नहीं आता होगा बहुत, लेकिन गड़बड़ा जाता है जैक बोर्ड वाला। 2 तिहाई 6 और 2 छक 12, अब 2 पचे 10, अब यहाँ -4 में गुना करेगा 2 से तो -8 हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन देखो तो किधर दिख रहा है तुम्हें, अरे ऑप्शन नंबर ए सबसे पहले ही दिया है। ठीक है, मार दिए इसको। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन लेकर बैठो, फोटोकॉपी कराया होगा तो ठीक है। अब जिसके पास एक क्वेश्चन नहीं होगा, मॉडल क्वेश्चन पेपर जो जिसके पास भी नहीं होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, उसमें जाओ और डाउनलोड करके सामने लेकर बैठो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब तुम्हारे पास, हम तो यहाँ क्वेश्चन लिख दिए, तुम देख रहा होगा कि ऐसा होगा, लेकिन मॉडल क्वेश्चन पेपर में तुम देखो वहां पर ये मैट्रिक्स बनाया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से बनाया हुआ है और ये क्वेश्चन गलत है, तुम गड़बड़ा जाओगे। ठीक है, इसलिए हम उस क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधार दिए हैं। तो यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट। बोल रहा है कि इतना इज इक्वल टू क्या होगा, आप बताइए इसको। तो देखो डिटर्मिनेंट का कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो तुम्हें याद होना चाहिए। डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि किसी भी दो रो में, रो जानते हो ना, सुता दिए तो रो, उठा दिए तो कॉलम। ठीक है, मतलब सुतल है जो रो है और उठल है जो कॉलम है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर यह रो नंबर 1 है, यह रो नंबर 2 है और यह रो नंबर 3 है। एक कॉलम नंबर 1 है, कॉलम नंबर 2 है और एक कॉलम नंबर 3 है। अब इस डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टीज क्या बोलता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई भी दो रोज अगर आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल मतलब समझ रहे हो ना, एक जैसा हो, तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0। अब कोई भी दो रो ही नहीं, अगर दो कॉलम भी हमारा आइडेंटिकल हो जाएगा ना, तो वह कैसा हो जाएगा, उसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम बात करते हैं, या तो फिर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर सारा का सारा एलिमेंट 0 हो जाए, कैसा हो जाए, 0 हो जाए, तब पर भी उसका आंसर 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे यह डिटर्मिनेंट है x प्लस वाई। ठीक है, और इधर है y प्लस जेड और इधर है z प्लस एक्स, और यहाँ है z, यहाँ है x, y 1 1 1। ठीक है, अब देखो अगर हम यह फर्स्ट रो और सेकेंड रो को, ठीक है, आपस में जोड़ दे, क्या कर दे, जोड़ दे, और कहां पर ले जाकर जोड़े, फर्स्ट वाले रो में। मतलब देखो हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं R1 से। ठीक है, और R1 से क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, तो R1 में ले जाकर R2 को हम ऐड कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। अब तुम जब ऐसा काम करेगा तो देखो तुम्हें कुछ इस तरीके से मिलेगा, x प्लस वाई तो है, अब ये वाला z इसमें जोड़ दो तुम। ठीक है, तो ये वाला z तब जब तुम इसमें जोड़ेगा तो ये बन जाएगा तुम्हारा ऐसा। ठीक है, अब इसको भी ले जाके जोड़ दो इसमें, तो ये बन जाएगा y प्लस में z और प्लस में x। इसको ले जाकर जोड़ो तो ये बन जाएगा z प्लस में x प्लस में y। ठीक है, और सिर्फ ऑपरेशन R1 का है, R2 और R3 को छेड़छाड़ नहीं करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर है z, यहाँ पर है x और यहाँ पर है y। ठीक है, और यहाँ पर है 1 1 1। ठीक है, तो अब बात समझो। अभी यहाँ देखो रो नंबर 1 में जितने भी एलिमेंट हैं सब एक जैसा दिख रहा है। ठीक है, देखो x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर है y प्लस जेड प्लस एक्स है, तो भाई एक ही एलिमेंट इधर उधर जोड़ा हुआ है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको कॉमन निकाल देंगे। क्या कर देंगे, कॉमन निकाल देंगे। ठीक है, तो रो नंबर 1 से अगर हम इसे कॉमन कर लेते हैं इस चीज को, ठीक है, तो इसको कॉमन करेगा तो यह आ जाएगा बाहर x प्लस वाई प्लस जेड। अभी बाहर आ गया तो यहाँ क्या बच रहा होगा, 1, यहाँ z 1, यहाँ क्या बचा 1, अब यहाँ पे क्या है x, यहाँ पे 1, और यहाँ पे भी, ये भी तो बाहर गया, ये सारा बाहर गया हुआ है, तो ये भी है हमारा 1। ठीक है, यहाँ पे y और यहाँ पे 1। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर रो नंबर 1 और रो नंबर 3 एक जैसा है, कैसा है, एक जैसा। अब डिटर्मिनेंट बोलता है कि इसमें कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम एक जैसा दिखने लगे तो उसका आंसर जाता है जीरो में। कहा जाता है, जीरो में। तो देखो यहाँ है तुम्हारा x प्लस वाई प्लस जेड और डिटर्मिनेंट दे दिया अपना आंसर जीरो। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, इनटू में ना है, मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या मिल जाएगा तुम्हें, जीरो मिल जाएगा, क्योंकि जीरो से किसी नंबर को भी मल्टीप्लाई कर दो वो जीरो ही आता है। ठीक है, तो यहां से तुम्हें क्या आंसर दिख रहा है इसमें, जीरो। डी नंबर ऑप्शन है, नहीं लिए हैं, चला रुक जाओ, जीरो होगा इसका ऑप्शन। ठीक है, डी नंबर हम ऑप्शन देख ले रहे हैं, नहीं लिखे हैं यार, हम फोटोकॉपी नहीं निकाले हैं, से बहुत दिक्कत हो रहा है, अगले बार हम फोटोकॉपी लेकर आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये देखो, ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी है ना, इसको थोड़ा सीधा कर लोगे, ये ऑप्शन नंबर डी है तुम्हारा, और ऑप्शन नंबर सी में तुम्हारा जो दिया हुआ है आंसर वह जीरो है। क्या है, जीरो है, तो तुम ऑप्शन नंबर सी लगाएगा। थोड़ा मिस्टेक हो गया हमसे लिखने में इस क्वेश्चन को। चलिए ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होगा। मीन्स ए ऑपरेटर लगा दिया, ऑपरेटर डी बाई डी एक्स लगाने का अर्थ है कि आपसे वो डिफरेंशिएशन के बारे में बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, डिफरेंशिएशन के बारे में। ठीक है ना, चला तो ध्यान दो। अब अभी हम पिछले क्वेश्चन में, ठीक है, क्या किए थे कि ये तीन फार्मूला तुमसे हम बात किए थे तुम्हारे साथ। क्या था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डी बाई डी एक्स। अब इसका मतलब क्या है, ये पाई बाई 2 है। ठीक है, अब जब वह पाई बाई 2 है और ये बोलता है कि एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कीजिए, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे पाई बाई 2 है, एक्स तो है नहीं, मीन्स ये कांस्टेंट आइटम है। कैसा आइटम है, कांस्टेंट है। और जब ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव मींस डिफरेंशिएशन जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। तो देखो यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इफ y इज इक्वल टू कॉस ब्रैकेट में log x देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट। मीन्स ये पूछ रहा है कि आप y को, मतलब y बराबर जो फंक्शन दिया हुआ है उसको आप डिफरेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए अब इसको जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, स्टैंडर्ड फंक्शन है, नहीं दिया हुआ है, हमें यहाँ चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तो आप अप्लाई कीजिए। अब इसको कीजिएगा तो देखिए अगर आप यहाँ पे कॉस का डिफरेंशियल, चलिए ऑपरेटर हम लगा देते हैं यहाँ पे आपका, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कॉस लॉग एक्स। ठीक है, अब यहां से देखिए, यहां पर सपोज कीजिए कि एक आदमी यहाँ बैठा है, इसके अंदर में दूसरा आदमी है, तो एक आदमी को छोड़कर दूसरा आदमी नीचे चला आएगा। कहां चला आएगा, नीचे, एक्स को लेकर। तो ये हमारा डी लॉग एक्स नीचे आ जाएगा। कहां आ जाएगा, डी लॉग एक्स नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब ए जो है ना ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जब तक यह x नीचे नहीं आएगा, ओनली x, तब तक हम करते रहेंगे इसे। तो ये हमारा हो जाएगा d log x। क्या हो जाएगा, d log x। ठीक है, अब देखिए दूसरा आदमी यह है और x यहाँ है, तो ये छूट जाएगा, मीन्स log छूटेगा। तो log छूटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, सिर्फ इसको हटा लीजिए आप, x आ जाएगा। ठीक है, तो अब बात को समझिए। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन आप log x का नहीं लिखेंगे, सिर्फ cos के बारे में सोचिए कि cos का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है। इसको आप एज ए एक्स ट्रीट कीजिए। ठीक है, सपोज कीजिए यह आपका एक्स है, एक्स के जैसा काम कर रहा है कॉस के लिए। तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो हम लिख दिए यहाँ माइनस साइन, और यह एक्स है, कॉस के लिए ये पूरा क्या है, एक्स है, तो हम इसको लिखेंगे लॉग एक्स। ठीक है, चला अब बात करो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, बताओ क्या पढ़ा है, दांत मत निकालो। ठीक है, इसका बताओ। ठीक है, तुम्हारे लिए ही बात कर रहे हैं, अभी से अगर पढ़ोगे तो अच्छा से अच्छा रिजल्ट तुम कर पाओगे। ठीक है, अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पा सकते हो। तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/x। अब देखो तो इसको मिला लो सबको, ये क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है माइनस साइन लॉग एक्स अपॉन में x, यानी हमें मिल गया माइनस साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स। देखो तो इसमें कोई नजर आ रहा है क्या,
ये तो है नहीं, ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक्सपोनेंशियल लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव क्या होगा वो बताइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखो बड़ा ट्विस्ट करके दिया हुआ है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन इस वर्ष पैटर्न चेंज हुआ है तो क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट किया जाएगा, इसके लिए घबराना नहीं है। लेकिन दिक्कत है जो बेसिक नहीं पढ़ा होगा, सिर्फ क्वेश्चन जो बना रहा होगा ना, बचपन आता है ना क्लास में, सर थ्योरी मत ना करवाइए क्वेश्चन में करवा दीजिए, अरे पागल जाएगा बोरा में निकल, वो नहीं करेगा जिंदगी में कभी भी। ठीक है, इसलिए बेसिक एकदम प्रॉपर्टी जितने भी होते हैं उसको क्लियर एकदम करते हुए चलो, तुम्हें कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और जिसका जो सिर्फ फार्मूला रट के काम कर रहा होगा ना, वो काम उसका खत्म है। इस बार पैटर्न चेंज है, कुछ भी एग्जाम में हो सकता है, क्वेश्चन तो एकदम इजी आएंगे लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, ट्विस्ट करके दिया जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि अब यहाँ पे तुम्हें लॉग की प्रॉपर्टीज कुछ आनी चाहिए। लॉग का यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, ध्यान देना कैसा प्रॉपर्टी है वो। देखो हम बात करते हैं यहाँ पे कि मान लो यहाँ पर तुम बैठा हुआ है। ठीक है, ये तुम है। ठीक है, ये तुम हो और थोड़ा जल्दी है और ऐसे है। ठीक है, और यहाँ पर तुम बैठा हुआ है देखो इस तरीके से, और तुम्हारे ऊपर ये लॉग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? लॉग लगा हुआ है। और यहाँ पर दूसरा आदमी है, यहाँ पर सपोज करो यह सिर्फ स्माइली है, तुम नहीं है, सिर्फ स्माइली है। अब देखो यहाँ पर ये नेपियर का बात कर रहे हैं ना, नेपियर सुने हो जिसको एलेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नेचुरल लॉग है, एलेन है, नेपियर है। इसमें बेस को शो नहीं कराया जाता है, इसमें बेस अंडरस्टूड रहता है। तो देखो यहाँ पर बेस ई में है, क्या है? बेस ई एक्सपोनेंशियल है। तो देखो यहाँ पर अगर यह आदमी है तो अगर यहाँ पर भी वही आदमी हो जाए, कौन? यही तुम है ना यहाँ पे, तो तुम ही आके यहाँ पर भी बैठेगा यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर तुम आन के बैठ गया, ऐसे बैठा है ना, ऐसे। ठीक है, ऐसे सेम बनाते। देखो यहाँ पर तुम भी है। तो देखो ये मान लो कोई हमारा कोई दूसरा पर्सन है, तो ये जो है ना, इस एक आदमी के पास एक ही जैसा दो लड़का लोग नहीं हो सकते हैं। एक ही फेस का दो लड़का कैसे होगा? मान लो तुम मेरे पास है, हम बोल दी एक बार तू आ जाओ, कहाँ से है बे? पॉसिबल है नहीं ना। तो ये दोनों एक जैसे नहीं हो सकते हैं इसके साथ, इसका काम और इसका काम समाप्त हो जाता है। ठीक है, और ये आदमी भी चला जाता है काम से, तो बचता है सिर्फ ए वाला, यानी आंसर तुम्हारा कौन आया? स्माइली। मेरा कहने का अर्थ समझ रहे हो क्या हम समझाना चाह रहे हैं तुम्हें? मान लो तुम्हें दिया हुआ है कि 3 के पावर लॉग, और बेस में यहाँ 3 लिखा हुआ है। बेस में क्या लिखा हुआ है? 3। तो यह 3 और 3 खत्म हो जाएगा, लॉग भी खत्म हो जाएगा और सिर्फ x बचेगा। क्या बचेगा? x बचेगा। तो देखो ये कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहां पर ध्यान देना बातों को, गौर फरमाना चला, गौर फरमाना मेरे बातों पे, नहीं तो जाओगे। देखो इधर देखो, ये लिखा हुआ क्या है? लिखा हुआ है, चलो इसको हटाते हैं, पहले इसको हम निकाल के दिखाते हैं ये क्या देने वाला है। तो ये लिखा हुआ है e के पावर log x बेस ई। यहाँ देखो ये वाला बेस और जिसके ऊपर ये चढ़ा हुआ है पूरा, वो दोनों सेम है। सेम है तो ई लोग सब खत्म, ये गेल काम से, तो कौन बच गया? x। ठीक है, यानी तुम्हारे अंदर यहाँ इसके बराबर में तुम क्या लिखोगे? x लिखोगे, तो ये क्या मिल जाएगा? d बाई डी एक्स, और यहाँ पर x। और तुम जानते हो ना कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन नंबर कौन है? ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर बात करते हैं। ये बोल रहा है कि इफ y इज इक्वल टू 2 के पावर x है, ठीक है, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट? क्या होगा? तो देखो ये भी हमारा एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल दो टाइप के होते हैं, कॉमन एक्सपोनेंशियल होता है, एक नेचुरल एक्सपोनेंशियल होता है। ठीक है, तो देखो ये हम जो बात करते हैं ना e के पावर, तो यह हमारा नेचुरल एक्सपोनेंशियल है। और एक तुम ये भी देखा होगा डिफरेंशिएशन 1 के पावर x, ये हमारा कॉमन एक्सपोनेंशियल होता है। ठीक है, तो ये देखो कॉमन एक्सपोनेंशियल पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो तुम पढ़ा होगा कि d बाई डी एक्स ए टू द पावर x का डेरिवेटिव मीन्स डिफरेंशिएशन क्या होता है?
तो तुम पढ़ा होगा यह, ये प्रूफ भी सर करवाए होंगे तुम्हें, अगर अच्छे ढंग से पढ़ाए होंगे तो, नहीं तो 2 साल से तो ठगाइए रहा है, तुम सोच रहा है कि हम होशियार हैं, ठगा रहे हो तुम। देखो 1 के पावर x का हम तो डायरेक्ट लिखेंगे ना, प्रूफ तो यहाँ कराएंगे नहीं हम। तो देखो यहाँ पर इसका होता है डेरिवेटिव 1 के पावर x log a, क्या हो जाता है, log a हो जाता है। तो देखो इधर अब हमें डिफरेंशिएशन क्या दिया हुआ है कि ऐसा, ठीक है, डी बाई डी एक्स 2 के पावर x, तो ये फार्मूला को लगाओ, 1 के पावर x था, 1 के पावर x निकला, मतलब 2 के पावर x बाहर दिख रहा है ना, अब बड़ा लिख दे या। अब देखो यहाँ log सटा हुआ है, तो इसमें सट जाएगा तुम्हारा log, यहाँ a है तो a सटा है, यहाँ 2 है तो कौन सटेगा, 2 सटेगा। देखो तो इसमें कोई नजर आ रहा है क्या तुम्हें, ऑप्शन नंबर सी, देखो मिला लो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 15, ठीक है, 15। अब ये बोलता है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 15 है, देन डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ठीक है, इतना इज इक्वल टू ये हम लोग को बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन हमारे सामने लिखा हुआ है, आपके सामने भी है। तो देखिए यह हमारा क्या है कि देखिए फंक्शन 3 प्रकार के होते हैं, एक कार्टेशियन फंक्शन होता है, पैरामीट्रिक फंक्शन होता है और एक इम्प्लिसिट फंक्शन होता है। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स और वाई, वेरिएबल जो एक्स और वाई है इसका कॉम्बिनेशन होता है वह। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव करना चाहें, देखिए अगर इसको ऐसे बनाते हैं थोड़ा समय ज़्यादा ले लेगा, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा मेरा, उसको हम डेरिवेटिव किस तरीके से करेंगे। तो देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ आप इस तरीके से लिखेंगे माइनस एफ डैश एक्स अपॉन में यहाँ पर ले लीजिए एफ डैश वाई, ठीक है। अब ऊपर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, और y टेक एज अ कांस्टेंट, ठीक है, y को हम लोग कांस्टेंट के रूप में टेक करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और x को एज अ कांस्टेंट हम लोग लेकर चलेंगे। तो देखिए पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, इधर ले आते हैं, इसको इक्वल टू 0 कर लेते हैं, इस टाइप से आप लिखेंगे। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ऊपर क्या करेंगे आप, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर जो डिफरेंशिएट करेंगे वो x के रिस्पेक्ट में करेंगे और y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हुए हम लोग पहुंचेंगे आगे, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहाँ माइनस लगा हुआ है, लगा लीजिए एक्स स्क्वायर का 2x, y को हम लोग ऊपर में कांस्टेंट लेकर चलेंगे, ठीक है, इस टाइप के फंक्शन को। अब ए वाई 0 हो गया मेरा, ए भी y का है, ठीक है, 2y है तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा, और कांस्टेंट तो ऑलरेडी ही 0 होता है तो ये हमारा 0 हो जाएगा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। फिर यहाँ अपॉन लेंगे। अब नीचे हमें इस फंक्शन, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे डिनोमिनेटर में, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे, x को कांस्टेंट लेकर चलेंगे, तो ये हमारा x हो जाएगा 0, y का यहाँ से आप कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2y, और सिर्फ 2y का कीजिएगा तो y का 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, और 15 के लिए 0 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, माइनस 2x अपॉन में, यहाँ से देखिए 2y प्लस में 2, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस 2x, 2 यहाँ से कॉमन है तो ये बन जाएगा y प्लस 1, तो ये 2 कट गया तो हमें क्या मिला, तो ये मिल गया माइनस x अपॉन y प्लस 1। देखिए इस टाइप का ऑप्शन है कहीं, देखिए ऑप्शन नंबर ए, तो हम ऑप्शन नंबर ए को लगाएंगे टिक, ठीक है। हाँ तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 और 13 के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, आप गौर फरमाएंगे। यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स क्यूब है, ठीक है। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, मीन्स डी वाई बाई डी एक्स मीन्स डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स क्यूब को,
तो आप इसे x लेकर चलेंगे, ठीक है। तो अगर ये पूरा x है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा -1 अपॉन √1 माइनस ये x का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आप x क्यूब का भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगर x होता सिर्फ तो छोड़ देते, लेकिन x क्यूब है तो इसे आप करेंगे तो ये होगा 3x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें क्या मिलेगा, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर, तो ये हो जाएगा -3x स्क्वायर अपॉन √1 माइनस, अब यहाँ देखिए 3 2 जाए क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, dy बाई डी एक्स -3x स्क्वायर अपॉन √1 माइनस x टू द पावर 6। देखिए ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है, ये बोल रहा है कि y इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6, देन ये पूछ रहा है, क्वेश्चन थोड़ा ये है मिस है, यहाँ पूछ रहा है d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है। मीन्स ये सेकेंड डेरिवेटिव पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो आइए सेकेंड डेरिवेटिव हम लोग करते हैं, इसको कैसे होता है, मीन्स 2 बार आपको डिफ्रेंसिएशन करना है इसको। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग, तो 1 टाइम कीजिएगा आप इसको, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए 2 कांस्टेंट है तो 2 हमारा बाहर ही रहेगा, x क्यूब का डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा किस वाले फार्मूला पे, इस वाले फार्मूला पे, x टू द पावर n का डिफ्रेंसिएशन होता है n इंटू में x पावर n माइनस 1, ठीक है। जैसे आपसे कोई पूछ दिया कि x के पावर 9 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो 9 ये वाला बाहर आएगा और पावर में 1 कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इस सबको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 तो हमारा कांस्टेंट है बाहर, x क्यूब का आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर, पावर 1 कम हो गया, प्लस में यहाँ 3 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2 बाहर और पावर 1 कम हो जाएगा, सिंपल x रहा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, क्या होता है 0। अब देखिए यह 1 टाइम डेरिवेटिव मेरा हो गया है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है। अब सेकेंड टाइम करना है, देखिए यहाँ पे सेकेंड टाइम निकालना है, तो ये हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो अब इसी को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, नहीं कि इसे करने लगेंगे सेकेंड टाइम में, ठीक है, इसको कीजिए, तो ये है 6, अब x स्क्वायर का करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से 2 आएगा बाहर, पावर 1 कम करेगा, ठीक है, प्लस में 6 और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाता है, तो ये बन जाएगा हमारा कितना 12x प्लस 6। अब देखिए ऑप्शन है कोई, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और 15 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, ठीक है। मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या बोलता है, जो डेरिवेटिव है ना मेरा, वो बोलता है रेट ऑफ चेंज, जिसको हम कम करते हैं वो चीज़ ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो नीचे आता है डी के साथ। मीन्स अगर हम बात बोले कि यह dy बाई डी एक्स क्या है, इसे आप थोड़ा रीड कीजिए तो, ठीक है, रीड करो, चला इसको, सिर्फ कॉपी लेकर सूत रहा है, देखो इधर ये क्या है dy बाई डी एक्स, इसका मतलब है कि यह बोल रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया का रेट चेंज कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में, एरिया ऑफ सर्कल का विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, इसके रेडियस के रिस्पेक्ट में। जैसे यह है हमारा सर्कल, इसका रेडियस r है, ठीक है, तो इसका जब रेडियस r है तो इस सर्कल का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, इस r के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हमें बताना है कि इस r के रिस्पेक्ट में किस रेट से इसका एरिया चेंज हो रहा है, ठीक है। कब, जब कभी यह r कितना हो गया है 6 सेंटीमीटर हो गया है, ठीक है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, तो देखो सर्कल का एरिया होता है a इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बोल रहा है इसके रेडियस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो तुम डिफ्रेंशिएट करोगे इसे r के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसे r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा dA अपॉन dr, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर r हमारा वेरिएबल का काम कर रहा है, पाई कांस्टेंट है, पाई बाहर रहेगा, इनटू में
इस r का डिफरेंशिएशन करोगे r स्क्वायर का, ठीक है, तो इस वाले फार्मूला पे x के पावर n पे, ठीक है, तो हमारा r जाएगा बाहर डिफरेंशिएशन के फार्मूला से और पावर एक कम हो जाएगा, तो सिंपल a हो गया 2r, मीन्स a हमारा क्या हो गया 2 पाई r हो गया। अब बोल रहे हैं कि जब r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है तब बताइए, तो आप यहाँ ले लेंगे dA/dr, ठीक है, और r के पास 6 सेंटीमीटर हम लोग लेंगे, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 पाई मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 12 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो सिर्फ यहाँ पर 12 पाई दिया है, सही बात है, ठीक है, हम लोग ये सही है, ठीक है, लेकिन एरिया चेंज हो रहा है, तो एरिया का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, तो स्क्वायर यूनिट होता है, ठीक है, तो यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा होगा, नहीं है, तो अगर ऑप्शन में ऐसा भी हो सकता था कि सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, लेकिन नहीं है, अच्छी बात है, 12 पाई आ रहा है हमारा आंसर, मतलब क्वेश्चन ए क्या है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर हम लोग बात करते हैं। चलो अब यहाँ इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है, इंटीग्रेशन है कि दिस इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। अब देखो ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 15 कि x पावर -1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तुम क्या करोगे, अब इसको जो इंटीग्रेशन का एक फार्मूला होता है कि अगर हम x टू द पावर n का इंटीग्रेशन ढूंढ रहे हैं तो ये हमें क्या मिलता है, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। तो इस वाले फार्मूला पे हम इसका काम नहीं करेंगे, ठीक है, क्यों नहीं करेंगे, देखो चला हम बताते हैं यार तुम्हें, हम तो समझ रहे हैं तुम कुछ नहीं किया है, सूत के मजा ले रहे हो, मजा आ रहा है तुम्हें, दांत नहीं पुर रहे हो, बोका, समझ में नहीं आता है, पढ़ना चाहिए। देखो यहाँ क्या है, तो ये हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -1 dx, ठीक है, तुम इसे डाउन करोगे, मीन्स तुम जानते हो कि जब ऐसा होता है कि x के पावर -n तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/x के पावर n, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1/x dx। अब देखो तुम जानता है कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि जो इंटीग्रेशन है वो रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, मीन्स अगर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो log x आ जाएगा, मतलब देखो ये वाला d यहाँ जाके शिफ्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन में और a एलिमेंट यहाँ आके बैठ जाएगा dx, तो ये क्या बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, तो इधर से ये दोनों तो चला गया उधर, तो क्या आ गया log x आ गया, ठीक है। लेकिन क्लास 12th में तुम्हें c भी लेना पड़ता है प्लस में, तो तुम क्या लोगे log x प्लस में c ले लेगा, लेकिन बात को समझो तुम। अब यहाँ ऑप्शन में देखो क्या है, log x बेस e भी है। अब देखो ये चीज़ तुम्हारा अनडिफाइंड दिया हुआ है, अगर तुम क्लास 11th अच्छे ढंग से स्टडी किया होगा तब तो बात अच्छा है, नहीं तो बोरा में होगा तो रहो ओकरे में, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखो अगर x के पावर यहाँ 0 है तो 1 है, ठीक है, तो ये ऊपर 1 हो गया और ये है हमारा नीचे 0। अब जानते हैं कि एनी नंबर बाय 0 बट एक्सेप्ट 0, ऊपर में 0 नहीं होना चाहिए, एनी नंबर तो मैं बात कर रहा हूँ लेकिन 0 का बात नहीं कर रहा हूँ। अगर हम 0/0 बात करेंगे तो ये हमारा मीनिंगलेस हो जाता है, ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो ये हमारा 1 हो गया यहाँ पर और यहाँ 0, तो ये देता है हमें इन्फिनिटिव, ठीक है, तो इन्फिनिटिव आंसर तो हो नहीं सकता है, ठीक है, अनडिफाइंड नहीं हो सकता है, तो ये ऑप्शन हमारा तो होगा नहीं, काम खत्म है उसका। अब हम बात करते हैं इसमें और इसमें, तो देखो log x जो होता है वो निगेटिव नंबर के लिए डिफाइंड नहीं होता है, तो देखो अगर हमारा ऑप्शन अगर हम इसे लिख दें तो यहाँ तो आ गया log x प्लस c, सही भी है, यहाँ हमारा बेस जो है इंडिकेट किया है कि बेस शो करा दिया है, नहीं भी शो कराता तो तब पर भी ये सही था, लेकिन इस चीज़ को अगर देखो ये दोनों ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो यह है बाप, यह है बेटा, ठीक है, अगर ये दोनों ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो तुम log x का इंटीग्रेशन किस में लगाओगे, log x का इंटीग्रेशन log mod x प्लस c लिखेगा, ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन है ए भी है और ए भी है तो तुम ई से आंसर लगाओगे, ई से नहीं लगाओगे, ठीक है। अब बात को समझो, क्योंकि यह log x जो है निगेटिव नंबर पे डिफाइंड नहीं होता है। अगर हम तुमसे बोल दिए कि log -2 क्या होगा
अनडिफाइंड है, ए डिफाइंड नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए मॉड लेता है, मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, किसी भी निगेटिव नंबर को वो पॉजिटिव कर देता है। तो अगर ये दोनों रहेगा तो हम इसको ऑप्शन लगाएंगे, अगर ए नहीं रहेगा तो इसे ऑप्शन तुम लगाओगे, इसे छोड़ के नहीं आएगा, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो हम इसे लगा देते हैं, लेकिन दोनों जब है तो हम इसे लगाएंगे, इसे नहीं लगाएंगे, ठीक है। समझ में आया कुछ? हाँ चला, तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर और 17 के ऊपर। मज़ा तो आ रहा होगा तुम्हें, ठीक है, पढ़ाई पढ़ा होगा तो बहुत अच्छा। हाँ एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, इस वर्ष इतना इजी क्वेश्चन आएगा, इतना इजी क्वेश्चन आएगा यार कि तुम उसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। अगर सही मायने में तुम अगर पढ़ा होगा, इस लॉकडाउन में जो एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी हैं उसके लिए फ़ायदा भी है, जो तैयारी कर रहा होगा उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, जो नहीं कर रहा होगा सूत रहा होगा, बोरा सुतले रह जाएगा, ठीक है। तो देखो मतलब जितना टफ हमारा टॉपिक था ना तुम्हारे मैथ्स का, वो सब कट आउट कर दिया है। जितने भी इजी वाले टॉपिक हैं वो सब को रखा है, ठीक है। और मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ, अगर 2 घंटे भी तुम मेहनत करोगे ना अभी से, तो मिनिमम तुम्हें 80 नंबर मिलेगा मैथ में, मिनिमम। मैक्सिमम तो यार तुम 100 पे जा सकते हो, लेकिन कब? जब तुम मैक्सिमम दोगे अपना, ठीक है, 100% दोगे। नहीं कि सुत रहे हैं खेसरिया गाना सुन रहे हैं समर सिंह के सुन रहे हैं, कहाँ होता कुछ ना होता। देखो यहाँ पहुँचना है तो बाबू मोबाइल छोड़ दो, मोबाइल देखो, लेकिन हम जो पढ़ा रहे हैं उसको देखो, खेसारी और बटरी सबको हटाओ। तो देखो यहाँ से अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। चला क्या है क्वेश्चन, पूछ रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब देखो इधर बात करो तुम, ये तो पूछ दिया तुमसे ऐसा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, अब हम तुमसे पूछ दिए सिर्फ dx, पगला जाएगा तुम। अरे बात सेम है भाई। देखो हम तुमसे बात की है ना कि 5 क्या है, 5 है, और बोल दिए कि 5 गुने 1 ये 51 हो जाएगा, हो नहीं ना। तो अगर 1 में d से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं dx से, तो भाई 1 तो सबके साथ रहता है, तो ये हमारा dx है। और तुम जानते हो कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बॉस, x होता है, ठीक है। और हम लोग प्लस में c लेते हैं या तो k लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ प्लस में इसमें k लिया हुआ है, तो प्लस में हम k ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो तो तोर ऑप्शन कौन एकरा में सही नजर आओ, तो तू ही बताओ हम कौन मरियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सके है। तो देखो ये तो होगा नहीं भाई, 1 + k, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा तू समझ रहा होगा कि मास्टर वन काहे लाई के लगाता है, समझाया है तू जहाँ पढ़ा है। सपोज करो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कम करना, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जोड़ना, ठीक है। तो मान ले हम एक छोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, छोल रहे हैं। दूसरा में समझना मिलेंगे, इसको हम छोल के बता रहे हैं, ठीक है। तो इसको छोल रहे हो तुम, तो इसको तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो, ठीक है। अब सपोज करो इसको हम 5 जगह काट दिए, ऐसे 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 पूरा रेत के 5 भाग कर दिए इसको, ठीक है। तो एकरा में से कुछ ना कुछ गिरा होगा, नीचे गिरा होगा ना, तो गिरा होगा। काटने का मतलब हम इसको डिफरेंशिएट कर दिए, डिवाइड कर दिए 5 भाग में, ठीक है। तो कुछ सामान नीचे गिरा होगा। अब सपोज करो इसको लासा लगा के हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब जब जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ लंबाई इसका कम हुआ होगा कि नहीं। तो जो लंबाई कम हुआ है ना चला, उसी लंबाई को एकदम बहुत छोटा लंबाई कम हुआ होगा, ना कि 2 फीट कम हो गया होगा। ये 2 फीट को हाइयो ना खाओ। तो देखो जो लंबाई कम हुआ ना काटने के बाद, जोड़ने के बाद, काट के जोड़ने के बाद, उस लंबाई को भरपाई करने के लिए हम लोग प्लस के या तो प्लस सी लेते हैं। घुसा माइंड में। तो देखो इसीलिए हम यहाँ पर x + k हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो कहने है ये तो गया बोरा में, ये हो गया बोरा में, ये हो गया हवा में, ये आया हमारे झोली में। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। देखो अब इसमें बात करते हैं। अब देखो ये बोल रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x, मतलब tan x का समाकलन, क्या समाकलन। तो देखो यह है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन से बनेगा, ठीक है। अगर चला तुम्हें परेशानी होता होगा पूरा कैलकुलस में, तो तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि सर मेरा कैलकुलस वाला पूरा सेकेंड बुक आप अच्छे ढंग से करवा दीजिए। तो हम भाई तो करवा सकते हैं। तू सपोर्ट करेगा तो हम तोरा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तू सपोर्ट करेगा तो हम ऊपर जाएंगे, साथ साथ तोरो लेके जाएंगे।
समझ रहे हो ना बात को, बहुत कुछ बताएंगे जिससे तुम आगे बहुत निकल सकते हो, ठीक है। और हम लोग बहुत जल्द लाइव क्लास लेकर आने वाले हैं, एक अच्छा सुंदर सा स्टूडियो बनाने वाले हैं, तुम लोग के अगर सहयोग रहा तो बनाएंगे, और लाइव क्वेश्चन है, लाइव आएंगे हम लोग, और लाइव में हम स्पेशल सिंटू कुमार गुप्ता एनडीए का क्लास देगा, ठीक है। और अपना 11th 12th का कोर्स तो जारी ही रहेगा भाई, ऑफलाइन में भी है ऑनलाइन में भी होगा, इसलिए टेंशन मत लो। तो देखो अब इस चीज़ को हम कैसे बनाएंगे इंटीग्रेशन, तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। हाँ तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है, बोल रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू x में फाइंड आउट करना है हम लोगों को। अब यह सिंपल तरीके से नहीं बनेगा, ठीक है, ये मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में ये चला गया, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखो बात को, इस जो इंटीग्रेशन हमारा दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, ठीक है। सबसे पहले tan x का कोसेंट रूल लिखो। अब तू बोरा में गया होगा, का मास्टरवा बोले हो इंग्लिश में, कोसेंट रूल मतलब भागफल संबंध। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो समझिए भागफल संबंध tan x का क्या होता है। तो यह होता है sin x बाटा में cos x, ठीक है। पढ़ो ना तो तू जाएगा कौन बाटा में, जो उनमें सब्जी रखल जाता है, ये बाटा हमारा दूसरा है मैथ का, ठीक है। मतलब इसको अपॉन बोलते हैं, ओवर भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे तू सोचो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में कैसे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर तुम देख रहे हो तो यहाँ पर क्या है कि ऐसा कि हम लोग जिसको लेट करेंगे वो आ जाना चाहिए, वह फंक्शन डिफरेंशिएट करने पर जो दिया हुआ है और dx साथ में आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इस cos x को t मानकर चलते हैं, ठीक है, कि लेट cos x इज इक्वल टू t। अब cos x को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये देता है माइनस साइन x, ठीक है, इज इक्वल टू होगा dt बाई dx, है ना। लेकिन हमें ऊपर क्या चाहिए, हमें चाहिए साइन x dx, ठीक है, माइनस साइन नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, माइनस साइन को उधर ले जाएंगे और यह dx इधर है भागा में, इधर आएगा तो हो जाएगा गुना में। तो ये हो गया साइन x dx इज इक्वल टू माइनस dt हो गया। यानी हमें अब देखो a वाला साइन और a वाला पूरा साइन x dx को क्या लिखना है, माइनस dt लिखना है। तो चलो इधर थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। तो हम इसे अब क्या लिखेंगे, तो उसे लिख लेंगे, ये वाला साइन x dx के इक्वल में आया है माइनस dt, और इसे हम t मान के चल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1/t इंटू में माइनस dt, यानी ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। और 1/t का इंटीग्रेशन तुम क्या जानता है, तो माइनस, ये माइनस साइन है, लॉग मॉड ऑफ t हो जाएगा प्लस में, देखो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन काम करेगा, अगर k होगा तो k लेगा, c होगा तो c ले लेगा, प्लस में c ले लिए, और माइनस इधर लॉग मॉड ऑफ t का वैल्यू पुट आउट करो, क्या है cos x। तो ये हो जाएगा हमारा cos x मॉड बंद, और इधर से प्लस c, ये हो गया आंसर। देखो ऑप्शन नंबर कौन सा चल रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तब क्वेश्चन नंबर बात करना है हम लोगों को 18 और 19 के ऊपर, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर बात करते हैं। ये पूछ रहा है हम लोग से कि इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ लिखा हुआ है इस बार एक्सपोनेंशियल, फिर स्क्वायर ब्रैकेट tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन बताना है इस क्वेश्चन को। तो देखो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन में, इस क्वेश्चन के लिए एक प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ। जब अगर तुम्हें ऐसा मिल जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल x, चलो हम यहाँ करली ब्रैकेट ले लेते हैं, f ऑफ x प्लस f डैश x, ठीक है, dx। तो यहाँ पर क्या है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ दिया हुआ है। अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल x इनटू में f ऑफ x प्लस f डैश x, मतलब इसका डेरिवेटिव देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर तुम डायरेक्ट करोगे क्या, तो एक्सपोनेंशियल x और a वाला लाके यहाँ पे बैठा देगा, ठीक है, प्लस में c कर देगा। तो यहाँ से देखो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। मतलब इसका डेरिवेटिव यहाँ दिया हुआ है, तो जिसका डेरिवेटिव मतलब इसका डेरिवेटिव दिया हुआ है, ठीक है, यह है डेरिवेटिव, इसमें यह डेरिवेटिव था,
इसे हम हटा दिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये डेरिवेटिव है tan इनवर्स x का, तो इसे तुम काम खत्म करो, बचा ये तुम्हारा दो चीज़, ठीक है। तो ये दो चीज़ तुम लिखो और प्लस में c लिख दो, मतलब एक्सपोनेंशियल x इंटू में tan इनवर्स x प्लस में c, ये तुम्हारा ऑप्शन हो गया। अब इसमें ढूंढो किधर है ये चीज़, तो यहाँ देखो ये एक्सपोनेंशियल x tan इनवर्स x प्लस c मीन्स बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। अब इंटीग्रेशन में सम स्पेशल इंटीग्रेशंस होते हैं, ठीक है, उसमें 9 फार्मूले हैं, ठीक है। तो 9 फार्मूला तो मैं अभी करवा नहीं सकता हूं भाई, क्योंकि 20 मिनट जाएगा और वीडियो का लेंथ बड़ा होगा। तो देखो बात करते हैं इसके ऊपर। ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, इस 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखो एक झलक इधर देख लो, जब ऐसा तुम्हें मिलेगा कि 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका फार्मूला होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो नंबर रहेगा, यहाँ आएगा 1 बाई में करके और tan इनवर्स एक्स बाई, तो यहाँ क्या है 3 है, एक के जगह पे यहाँ कौन बैठा हुआ है, 3 बैठा हुआ है, तो ये क्या निकल जाएगा 1 अपॉन 3 tan इनवर्स एक्स बाई ए है, यहाँ ए है तो ये है, यहाँ 3 है तो क्या आएगा 3 आएगा, प्लस में सी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो किधर दिख रहा है तुम्हें, इसमें भी क्वेश्चन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऐसा तुम सोचना कि सब बी है सही हो, एग्जाम में मार के आ जाए बोरा में, इसलिए जब तक तुम कंफर्म ना हो जाओ बना के, तब तक तुम ऑप्शन को नहीं टिक आउट करोगे, पहले बना लो अच्छे ढंग से, उसके बाद टिक आउट करेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन है डेफिनिट इंटीग्रेशन का। अब ये बोल रहा है कि इसमें दिया है, देखिए नीचे वाला जो ये समान है लोअर लिमिट है और ये जो ऊपर वाला समान है अपर लिमिट है। ये तो बात जानता होगा भाई, इस सब में तुम लोग ज़्यादा होशियार रहता है। और यहाँ हमें इंटीग्रेट करना है x टू द पावर 5 को, ठीक है। तो तुम इससे डराओ मत कि भाई अपर दे दिया और लोअर दे दिया, चढ़ाइयो दिया और नीचे लटकाइयो दिया। तो देखो सिंपल जैसे तुम इंटीग्रेशन जानते हो उस तरीके से इसे पहले इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो इसे इंटीग्रेट करेगा तो इंटीग्रेशन में देखो क्या होता है कि पावर एक बढ़ता है और डिफरेंशिएशन में पावर एक घटता है। अभी समझा थे ना इसको काट उठ के, उसी तरीके से इस बात को समझो। अब इसको इंटीग्रेट जब तुम करेगा तो ये हमें क्या मिलेगा, तो यह मिलेगा x के पावर 6 अपॉन 6 प्लस में c, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर कि इसमें अपर लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है, ठीक है। अब जो इसका इस इंटीग्रेशन का हमें आंसर यहाँ मिल रहा है ए वाला वेरिएबल, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे कि लोअर लिमिट जो है वो भी रखेंगे नीचे और अपर वाले को ऊपर रख देंगे। अब सबसे पहले अपर लिमिट को डालते हैं, ठीक है। तो यह 6 जो है हमारा डिनोमिनेटर में, ये हमारा कांस्टेंट आइटम है, इसे पहले बाहर रख लेते हैं। और x के पावर 6 लोअर लिमिट a और अपर लिमिट b है। अब यहाँ पे देख लो इसमें, तो ये आ जाएगा 1/6। पहले अपर लिमिट को डालो तो ये हो जाएगा x के पास जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा b का पावर 6 माइनस आता है लोअर लिमिट। अब यहाँ पर x के पास ये जाएगा a के पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन मिला लो, इसमें क्या मिल सकता है हमें, इसको ले जाओ नीचे, तो ये हो गया b के पावर 6 माइनस a के पावर 6/6। अरे चला सब तो बी ए नंबर आ रहा हो, एग्जाम में तुम गर्दा उड़ा देगा, ऐसा मत करना। दे रहा है इसका मतलब नहीं कि सब बी आंसर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ऑप्शन नंबर 20 में भी करेक्ट ऑप्शन है हम लोग के लिए। अब आई थी क्वेश्चन नंबर, बात करते हैं 21 पे। अब इसमें क्या है, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 4 1/x dx। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ओ सॉरी, अब देखो यहाँ पर एक बात सुन लो, यहाँ पे हम गलत क्या किए हैं कि यह है डिफिनिट, इनडिफिनिट नहीं है। मतलब इसका सीमा जो है डिफाइन है कि कहाँ से कहाँ तक चल के जाना है। तो इसे चल के जाना था ए से बी तक, ठीक है। तो ये डिफाइन था कि हमें इसके बीच में ही काम करना है, जोड़ना है चीज़ों को। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में प्लस में सी नहीं आते हैं, इसलिए तुम प्लस में सी नहीं लिखेगा, ठीक है, प्लस में सी नहीं लिखेगा। अब यहाँ आ जाओ, अब सिंपल इसका सोचो, log x 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो यह हो जाता है log x। क्या होता है, log x, ठीक है, mod x लगा लो तुम।
अब यहाँ पर लिमिट डाल दो, क्या है, लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 4 है, ठीक है। तो अपर लिमिट डालो, ये क्या हो जाएगा, तो log 4 हो जाएगा, माइनस में log 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस टाइप से तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, अब क्या करें, तो यहाँ पे कुछ log का प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे हम लोग। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं log 2 के पावर 2, ठीक है, क्योंकि ये 4 हो जाएगा ना, और माइनस में log 2, ठीक है। अब देखो log क्या बोलता है, log बोलता है कि मेरे ऊपर कोई भी अगर चढ़ जाए, मतलब log नंबर के पावर कुछ भी हो जाए, जैसे देखो यहाँ पर log, यहाँ x के पावर हम कोई चीज़ चढ़ा दिए, तो ये आदमी क्या करता है कि यहाँ से जंप ले लेता है और बाहर आके शिफ्ट हो जाता है। तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है n log x, क्या बन जाता है, n log x। तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा 2 आएगा बाहर, तो ये बन जाएगा 2 log 2, ठीक है, और माइनस में इधर से क्या है, log 2 है। अब 2 log में से एक log घट जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ नंबर सेम है, अगर यहाँ 3 और यहाँ 2 होता तो ऐसा काम नहीं होता, दोनों सेम नंबर है log का, इसलिए घटेगा। अब जब घटाओगे 2 log 2 में से log 2 को, तो ये सिंपल log 2 बचेगा, क्या बचेगा, log 2 बचेगा। देखो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है।